नमस्कार। आज हमारे साथ पाव सेंटर में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके आप भोले और मासूम चेहरे पे मत जाइए, इसके पीछे बहुत फौलादी इरादे भी हैं और इन्होंने अपने काम से देश और प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान बनाई है। इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे एक सज्जन को एक नहीं दो दो दफ़ा हराने का चमत्कार किया है और राजनीति में इन्होंने बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। आप हरियाणा ही नहीं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जब चर्चा थी कि आप हरियाणा के अध्यक्ष हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने चुनाव लड़ा, 4 दफ़ा विधायक रहे, मंत्री रहे, कम्युनिकेशन विभाग के कांग्रेस के आप मुखिया रहे और इन दिनों आप कर्नाटक के प्रभारी हैं। इनकी व्यक्तित्व पे मैं एक जानिसार अख्तर साहब का एक शेर है, 100 चांद भी आए तो क्या बात बनेगी, तुम जो आए हो तो इस रात की औकात बनेगी। हमारे साथ हैं रणदीप सुरजेवाला जी। बहुत बहुत शुक्रिया यशवीर भाई। रणदीप जी, पहले तो आप हमें थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि शुरुआत आपकी स्कूली जीवन की कहाँ से हुई, कैसे आपकी स्कूली और फिर कॉलेज की। यशवीर भाई, सब जानते हैं कि नरवाना के आदर्श बाल मंदिर और आर्या हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें मुझे पढ़ने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। और मैं मानता हूं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव वही है, क्योंकि अगर ज़मीनी हकीकत को सीखना है तो एक छोटे से कस्बे नरवाना, जो प्रगतिशील इलाका है जींद ज़िले का, उसके एक छोटे से कस्बे में पढ़कर जीवन की ज़िंदगी की गहराइयों को सीखने का और भाषा, संस्कृति, संस्कार, लगाव, परिवार और एक बड़ा राजनीतिक परिवार, उन सबको देखने का मौका मिला। ज़िंदगी में जहाँ पहुँच पाए उस ज़मीनी हकीकत से जुड़ाव का बहुत फ़ायदा मिला, जो ज़मीन से जुड़ कर मिला। बहुत लोग हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ पाते हैं, मैं उनसे गुरेज नहीं करता, उनको सौभाग्यशाली मानता हूं, पर मैं मुझे और ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ज़मीनी हकीकत से जुड़े अध्यापक, सहपाठी और एक ऐसा इलाका जो ग्रामीण आंचल का था। हरियाणा की अगर मैं कहूं, कैथल और नरवाना हरियाणा की अगर नाभि हैं, केंद्र बिंदु अगर आप देखें तो कैथल नरवाना का इलाका है। मुझे वहाँ पढ़ाई का मौका मिला, वहाँ से संस्कार सीखने का मौका मिला, संस्कृति सीखने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि ये ज़मीन से जुड़ाव का एक कारण भी रहा। आपने बीकॉम किया और बीकॉम के बाद आपने एलएलबी की, तो क्या आप वकील बनना चाहते थे शुरू में? मैंने बीकॉम ऑनर्स एडवांस्ड अकाउंट्स में किया है। मैंने जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है उसकी तरफ भी मेरी रुचि रही, और मैंने क्योंकि 13.5 साल की उम्र में 10वीं पास कर ली थी, उन दिनों प्री कॉमर्स था और 10+2 की प्रणाली शुरू नहीं हुई थी, मैं आखिरी बैच था, इसलिए 17.5 साल की उम्र में मैंने बीकॉम ऑनर्स पास कर ली थी। एलएलबी भी की और बाद में फिर यूनिवर्सिटी में जब थे तो एमए पॉलिटिकल साइंस, जब मैं एमएलए था, वो भी की। तो इन सब का मिश्रण था। ज़िंदगी एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की तरफ ले जाती रही, और ये नहीं कि मैं ज़िंदगी के बहाव में बहा। मैंने अपनी इच्छा से पहले अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग ली, तो वो इकॉनमी और अकाउंटेंसी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट आज भी है, इसलिए आंकड़े में बेहतर समझ पाता हूँ। और कानून की पेचीदगियों को सीखने का मौका मिला, वो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत भी थी, पर उससे ज़्यादा मेरी स्वयं की रुचि थी, और मैंने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, बगैर माँ बाप से पूछे एलएलबी में दाखिला लिया, और फिर यूनिवर्सिटी में मुझे कई बार सेमेस्टर्स में अग्रणी रहने का मौका भी मिला, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति मुझे लगता है, हालांकि एक बड़ा अंग्रेजी का शब्द है क्लीशे, कि यह अब पिट गया है, पर राजनीति बदलाव का, सबसे बड़े बदलाव का माध्यम है। पत्रकारिता भी बदलाव का माध्यम है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आप पत्रकारिता से समाज के सजग मुद्दे उठा सकते हैं। पर अगर आपको नीतिगत बदलाव लोगों की ज़िंदगी में करना है
और स्वयं के परिवार से ऊपर उठकर प्रदेश या देश को बदलने की चाहत आपके मन में है, तो फिर अकेला माध्यम राजनीतिक जीवन है, क्योंकि वहां से आपको विपक्ष के तौर पे भी और सत्ता पक्ष में एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी लोगों की जिंदगी में बदलाव करने का मौका मिलेगा। मेरी ये इच्छा बचपन से रही कि मुझे सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं जीना, जिसके बारे में अक्सर परिवार में थोड़ा मनमुटाव भी होता है कि मेरा परिवार, मैं मानता हूँ, एक बड़ा परिवार है और वो है इलाका, जिला, प्रदेश और पूरा देश। और अगर आपको उसमें आमूलचूल बदलाव करना है लोगों की ज़िंदगी में, तो राजनीति ही एक माध्यम था, इसलिए शायद मैं राजनीति में हूँ। आपके स्वर्गीय पिताजी चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला का अभी देश और प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम रहा है, तो आप उनसे भी मार्गदर्शन लेते रहते थे उस समय? जी बिल्कुल, कई मायनों में एक गुरु के तौर पर और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी थे। आलोचना मेरी ज़िंदगी में कहाँ कमी है या मैं कहाँ बेहतर कर सकता हूँ, इसके बारे में उन्होंने आलोचनात्मक तरीके से वो मुझे बेहतर रवैये के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। पर उनके बहुत सारे मित्र हैं पत्रकार जगत में, प्रशासनिक जगत में, वकालत की परिधि में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जिन्होंने मुझे सिखाया। और जब मैं दिल्ली आ गया तो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन सीखने का मौका मिला श्रीमती सोनिया गांधी जी से, और उनकी पेरीफ्री पे कांग्रेस की पूरी सीनियर लीडरशिप थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारी बातें मुझे सिखाई। आदरणीय सोनिया जी ने राजनीतिक आचरण और जीवन का रास्ता मुझे दिखाया, उंगली पकड़कर, एक माँ की तरह। आपके अपने पिताजी के साथ किस तरह के संबंध थे? क्या बड़ा एक दोस्ताना थे, या एक जैसे हरियाणवी पिता है, एक खौफ का एलिमेंट था, या आप उनसे खुल के बात करते थे? तो किस तरह के आपके उनके साथ संबंध थे? मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि जब बेटे को बराबर का जूता आने लगे तो उस दिन वो दोस्त बन जाता है। तो उन्होंने मुझे हमेशा एक दोस्त जैसा व्यवहार दिया। उन्होंने जीवन की अनेकों बातें अपने आचरण से मुझे, अपने तौर तरीके से, जैसे वो लोगों से मिलते थे, जिस प्रकार से वो हर रोज़ काम करते थे, जिस प्रकार से वो सेवा की कोशिश करते थे, तो हर रोज़ उन्होंने कुछ ना कुछ मैं उनको देखकर सीखता था। और वो हमेशा ये कहते थे, आखिर में लोग सबसे बड़े शिक्षक हैं, ना मैं तुम्हें सिखा सकता, ना कोई तुम्हें पढ़ा सकता। राजनीतिक आचरण और राजनीतिक जीवन, आखिर में उसके सबसे बड़े अगर कोई योद्धा हैं तो वो आम अनपढ़ जनमानस है। और वो मुझे एक बात कहा करते थे, राजनीति में कई पड़ाव आएंगे जब निराशा होगी, राजनीति में कई पड़ाव आएंगे जब तुम उदास हो जाओगे। हर बार जब दिमाग में कन्फ्यूज़न हो तो लोगों के बीच में चले जाओ, वो तुम्हें अपने आप, वो सबसे बड़ी रोशनी है। लोगों से बड़ा भगवान और शिक्षक कोई नहीं, वो ही तुम्हारे असली शिक्षक बनेंगे। और मैंने हमेशा ये अपनाया है, जब भी मुझे किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न होता है तो जो साधारण व्यक्ति हैं जिनसे हर रोज़ मेल मिलाप है, या गांव में आप जाओ या कस्बों में जाओ या शहर में जाओ, वो आपको बता देंगे कि आपका रास्ता सही है या आपका रास्ता गलत है, आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए सही है या गलत है। और फिर उनकी आवाज़ सुनो, क्योंकि लोगों की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। आपका जो देश में और प्रदेश की राजनीति में नाम हुआ वो हुआ 1996 के चुनाव में, जब आपने ओम प्रकाश चौटाला जी को चुनाव में हराया। तो आपका उस समय राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, जबकि उससे पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो आप कितने आश्वस्त थे इस चुनाव को लेके कि आप उनको इस चुनाव में हरा सकते हैं? यशवीर जी, हर चुनाव एक चुनौती है, हर चुनाव अलग है। मैं तो 1993 में पहली बार चुनाव लड़ा। मैं 1986-87 से युवक कांग्रेस के संगठन में काम करता था। जब 1993 का चुनाव लड़ा तो मैं 27,000 वोट से हारा। कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों ने मुझे अपोज़ किया, सरकार के तंत्र ने भी मुझे अपोज़ किया। मैंने कभी किसी से गुरेज नहीं किया, अपना काम किया 3 साल तक। 3 साल के बाद नरवाना जिला जींद के लोगों ने मुझे फिर से स्वीकारा। उन्होंने देखा कि एक ऐसा आदमी है
जो हार कर भी ज़मीन पर चुनाव में असीम मेहनत कर रहा है। उन दिनों बहुत बड़ा फ्लड्स आए थे हरियाणा में और नरवाना का एक बड़ा हिस्सा डूब गया था, तो मैं सुबह निकलता था, रात को घर वापस लौटता था। जब तक सारा पानी उतर नहीं गया, जब तक एक एक घर की मुरम्मत नहीं हुई, जब तक एक एक गरीब दोबारा नहीं बस गया, तब तक मैंने कोशिश की, मेहनत की। जो सरकार से मदद हो सकती है वो ली, जो स्वयं कर सकते थे वो ली, जो आप जैसे साथी कर सकते थे उन सबको जोड़ा, जो व्यक्तिगत संसाधन थे वो भी जोड़े, और शायद उसका परिणाम था कि मैं 1996 में चुनाव दोबारा जीत गया। हाँ, व्यक्तिगत तौर से ये मेरे लिए एक माइलस्टोन था, पर तब भी आपको ही पता है, लोग मानते थे कि ये एक फ्लूक है और शायद ये व्यक्ति लंबा राजनीतिक जीवन में नहीं चल पाएगा। मैंने कभी किसी आलोचना करने वाले को बुरा भला नहीं कहा, केवल मेरा काम अर्जुन की तरह, क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि से मैं आता हूँ, कपिस्थल कैथल की जो तपोभूमि है वो भगवद गीता जी की वाणी की खुशबू उसके कण कण में है। अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना रखा, जो काम लिया वो काम करो, बजाय इसके कि कोई ना कोई तो आलोचना करेगा, तुम कामयाब नहीं हो सकते, तुम ये हो, तुम वो हो। उनकी आलोचना में कुछ सार्थक लगे खुद को बेहतर बनाने का तो वो लो, बाकी आप अपना काम करो और जीवन सफल हो जाएगा। आप जब पहली दफ़ा विधायक बने तो उस समय बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, भाजपा के साथ गठबंधन में उन्होंने सरकार बनाई। तो बंसीलाल जी एक मुख्यमंत्री के तौर पे, एक प्रशासक के तौर पे किस तरह के व्यक्ति थे? देखिए, चौधरी बंसीलाल जी का पहला टेन्योर मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं बहुत छोटा था। 1996 में, और चौधरी बंसीलाल हरियाणा के सबसे बेहतरीन प्रशासकों में से थे। उनके काम, उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन का उनके सारे विरोधी भी मुरीद थे, और मुझे लगता है कि वो व्यक्ति वाकई में इस प्रदेश में तब्दीली करना चाहते थे। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत कॉम्पिटेंट थे, बहुत बढ़िया थे। 1996 में वो क्रचिस पर खड़े थे, इसलिए कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी चिपक गई आकर, तो वो ना उन्हें कोई काम करने देते थे, ना प्रदेश की बेहतरी की कोई नीति लाने देते थे, और हर बात में भाजपा रोड़ा अटकाती थी। फिर भी उन सीमाओं के साथ भी बंसीलाल जी ने जो वो कर सकते थे वो करते थे। जैसे वो लिकर माफिया पर लगाम नहीं लगा पाए, चाह कर भी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे लोग और दूसरी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोग वो उसमें इन्वॉल्व हो गए, और फिर उनकी सरकार को ओम प्रकाश चौटाला जी ने टॉपल कर दिया, क्योंकि वो अपने सिद्धांत पर खड़े रहे, वो उस सिद्धांत से हिले नहीं। और राजनीति में आपको पता है, सिद्धांत पर अडिग रहने वाले को कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। चौधरी बंसीलाल जी हमारे बीच में नहीं है, मुझे लगता है कि उन्होंने सिद्धांत पर खड़े रहने का खामियाजा भुगता और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की मलाई खाने का आनंद ले लिया। तो ओम प्रकाश चौटाला जी को भी आपने बहुत करीब से देखा, आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ कई चुनाव भी लड़े। तो ओम प्रकाश चौटाला जी कैसे प्रशासक थे? देखिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत अच्छे हैं। उन्हें राजनीति की नब्ज समझनी आती है और उन्हें एक काडर खड़ा करना भी आता है। एडमिनिस्ट्रेटर या प्रदेश के हक में कोई नीतिगत निर्णय लेने वाले वो व्यक्ति नहीं थे। हर आदमी का अपना यूएसपी है, और मैं उनकी अब वो राजनीति से लगभग रिटायर हो चुके हैं, तो मैं नहीं समझता कि उनकी आलोचना करना मेरे लिए उचित रहेगा। पर बहुत सारी कमियां उनके अंदर भी थी और बहुत सारे गुण भी थे, और मुझे लगता है कि राजनीति के इस पड़ाव को यहीं छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। आपको चौधरी भैंलाल जी की टीम में भी काम करने का मौका मिला, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, आप कार्यकारी अध्यक्ष उनके साथ रहे। तो चौधरी भैंलाल जी के बारे में आमतौर पे लोगों की ये धारणा थी कि वो फील्ड के खिलाड़ी नहीं थे, जनता के बजाय उनका मैनेजमेंट में, जो सियासी प्रबंधन में वो कहीं ज़्यादा चतुर थे, उसमें ज़्यादा माहिर थे। तो उनके साथ किस तरह के आपके संबंध रहे, क्या उनसे सीखा, किस तरह के व्यक्ति थे? मैं ये मानता हूँ कि आप हर व्यक्ति से सीखते हैं। चौधरी भजनलाल जी और मेरे पिताजी का विरोध रहा, आप जानते हैं,
और फिर मैं उनके साथ एमएलए रहा जब वो विपक्ष में थे। मैं उस समय, अगर मुझे सही याद है, तो पार्टी का चीफ विप था और वो विपक्ष के नेता थे। और जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये समझा कि एक नए यंग चेहरे को प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है। और हिंदुस्तान में एक ही कार्यकारी अध्यक्ष था, किसी प्रदेश कांग्रेस में कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं था। मुझे अकेले को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और कहा गया कि तुम संगठन में काम करो। परंतु मैंने कभी भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होने दिया, क्योंकि अगर 2005 के चुनाव से पहले मैं और भजनलाल जी एक दूसरे से लड़ने लग जाते, जो यथासंभव था क्योंकि मैं तो अकेला ही कार्यकारी अध्यक्ष था पूरे देश में, तो फिर कांग्रेस का सत्ता में आने और आमूलचूल बदलाव करने का लोगों की जिंदगी में वो रास्ता बंद हो जाता। तो इसलिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कई बार आपको पीछे रखना पड़ेगा और पार्टी को आगे रखना पड़ेगा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तब थी, पर पार्टी हमसे बड़ी थी और प्रदेश पार्टी से भी बड़ा था और देश प्रदेश से भी बड़ा है। आप जब इस नज़रिए से किसी चीज़ को देखेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। भजनलाल जी के बारे में एक बात जो मुझे लगातार समझ में आई, समाज में अलग अलग जातियां हैं और जातिगत समीकरण को शायद उनसे बेहतर प्रदेश में कोई नहीं समझता था, और किस प्रकार से समाज के अलग अलग व्यक्तियों को साथ लेकर चलना है वो ये कर पाते थे। तो उनसे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। दूसरा, राजनीतिक जीवन में मृदुभाषी होना, राजनीतिक जीवन में अपने विरोधियों तक पहुंच पाना, ये अपने आप में एक गुण है। आप विरोधी को नकार तो कभी भी सकते हैं, आलोचना करने वाले को नकार सकते हैं, पर उनके अंदर ये गुण था कि वो अपने अपोजिट कैंप तक पहुंच सकते थे, अपनी वाणी से, अपने तौर तरीके से, अपनी बातचीत करने के लहजे से। मुझे लगता है कि वो राजनीतिक जीवन में आवश्यक था। तो एक और बात और एक और उनके जीवन का पहलू मैंने ये देखा। रणदीप जी, आप 2 दफ़ा हरियाणा में वरिष्ठ मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री रही, कई प्रमुख विभाग आपने संभाले, और उस दौरान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो हुड्डा साहब को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए पॉलिटिशियन क्या रेट करते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतरीन सरकार उन 10 सालों में चलाई और प्रदेश को बदलने की एक कवायद हम सब ने मिलकर की, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। उनसे भी मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। उनका भी जो मृदुभाषी तौर तरीका है, वो व्यक्ति तक पहुंच का उनका एक बड़ा माध्यम था। और जिस प्रकार से वो कांग्रेस के लोगों से सहज तरीके से या आम जनमानस से मिलते थे, मुझे लगता है कि उनका एक बहुत बड़ा ये गुण है जो रहा है, और शायद आज भी इसी प्रकार से उनका व्यवहार है। तो ये जो एक एफेबिलिटी है जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, या दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाने की या पहुंच पाने की जो कवायद है, मुझे लगता है कि ये प्रदेश के प्रशासन को चलाने में इस गुण ने उनकी भी बहुत मदद की। रणदीप जी, आप नरवाना से विधायक रहे, आप कैथल से विधायक रहे, और कैथल से विधायक होने के साथ साथ आपके मन में एक और आपने एक तरह से हालात ऐसे बने कि आपने जींद से भी चुनाव लड़ा। तो विधायक रहते हुए आपने चुनाव लड़ा, आप इस फैसले को कितना सही मानते हैं? देखिए, कई चीज़ें आपकी व्यक्तिगत नहीं हो सकती। कई लोग कांग्रेस में पार्टी से बड़े हैं, मैं पार्टी से बहुत छोटा हूं, मैं तो कार्यकर्ता हूं। पार्टी कल को ये बोले कि तुमको अब ये चुनाव भी नहीं लड़ना, तो मैं नहीं लड़ूंगा। आप याद करिए, मैं वो व्यक्ति हूं जिसको राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए हरियाणा की सिर्फ फुटअव्वल के चलते हिसार से सांसद की टिकट पार्टी ने काट दी थी। कोई और होता तो कांग्रेस छोड़कर चले जाता। मैं कांग्रेस में रहा और जो पार्टी में मेरा विरोधी था जिसे टिकट दी थी, उसको मेरे इलाके से जितवाया। यही आपका असली मापदंड है। जब जींद का उपचुनाव आया तो सब प्रदेश के नेतागण चुनाव लड़ने से
इनकार कर गए। पार्टी ने आखिर में मेरे अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, जो मेरे नेता भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं और जिनके साथ मैंने राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ सीखा है, राहुल गांधी अगर राजनीति में कोई सरलता और ईमानदारी का प्रतीक है और जैसे वो हैं वो दिखते, जैसे दिखते हैं वो वैसे ही हैं, तो उन्होंने मुझे हुक्म किया बतौर पार्टी अध्यक्ष के कि तुमको ये चुनाव लड़ना है। फिर जब आपका नेता हुक्म कर दे तो नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। मुझे पता था कि इसका मुझे नुकसान होने वाला है, पर उसके बावजूद जब मेरे लीडर ने मुझे हुक्म कर दिया तो मैं उस लड़ाई के अंदर कूद गया। फिर नफ़ा और नुकसान नहीं देख सकते। आप कर्नाटक के प्रभारी भी हैं और कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की है। आप कितने आश्वस्त थे कि कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है? देखिए, हम में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर पूर्णतः आश्वस्त थे कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। उसके 3 बड़े कारण थे यशवीर जी। पहला, भारतीय जनता पार्टी का बेलगाम भ्रष्टाचार। 40% कमीशन की सरकार वहाँ थी। उन्होंने येदियुरप्पा जी को बतौर मुख्यमंत्री हटाया। बोम्मई जी की सरकार उससे भी ज़्यादा भ्रष्ट थी और इसका कोई जवाब ना प्रधानमंत्री मोदी जी के पास था, ना अमित शाह जी के पास, ना किसी और के पास, क्योंकि दिल्ली मूक दर्शक नहीं थी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भागीदार थी। दूसरा, कांग्रेस का एक सकारात्मक एजेंडा था 5 गारंटियों का, जो हम इस समय जमीन पर लागू कर रहे हैं। वो एजेंडा कांग्रेस का कार्यकर्ता हर घर का दरवाजा खटखटाकर मैंने बतौर जनरल सेक्रेटरी ये सुनिश्चित किया कि वो एजेंडा हर घर तक पहुंच जाए। और तीसरा, कांग्रेस का संगठन और नेतृत्व एक था और भाजपा सिर्फ उटव्वल की शिकार थी और बिखर रही थी। लेकिन रणदीप जी, भाजपा वालों को अक्सर ऐसा लगता है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी जी का चेहरा रहेगा तब तक भाजपा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं? ये एक ऐसा मिथ है, एक ऐसा झूठ है जिसका बार बार प्रचार होता है। मैं अब आपको 2 ताजे उदाहरण देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में भी तो मोदी जी और राहुल जी का चेहरा था, तो मोदी जी के नेतृत्व को क्यों नकार दिया गया? और आपने ये देखा, कर्नाटक में तो मोदी जी ने सबकी फ़ोटो उतरवा दी, ये समझ कर के जीत रहे हैं तो श्रेय ले लेंगे। अखबार में, टेलीविज़न में कहीं किसी की फ़ोटो नज़र नहीं आती थी, केवल मोदी जी का चेहरा था। और दूसरी तरफ राहुल जी और खड़गे साहब का चेहरा था। तो फिर मोदी जी का चेहरा क्यों हार गया? क्या आपके दर्शक केवल इन 2 बातों का आकलन कर लें तो सच्चाई पता चल जाएगी। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 3577 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की डगर, इस देश की समस्याएं सड़क पर पांव में छाले खाकर छानी है, समझी हैं, उनकी पीड़ा को आत्मसात किया है। मुझे नहीं लगता 8000 करोड़ के हवाई जहाज में चलने वाले और एक दिन में 3 बार कपड़े बदलने वाले, 10-10 लाख का, 15-15 लाख का सूट पहनने वाले मोदी जी अब ज़मीनी हकीकत को समझ पा रहे हैं। उसके लिए तो श्री राहुल गांधी की तरह पाँव में छाले, बारिश, आंधी, तूफान का सामना कर और आम जनमानस को गले से लगाना पड़ता है, तब समस्या समझ में आती है। आप राहुल जी के साथ काफ़ी अत्यंत विश्वसनीय उनके हैं, तो क्या राहुल जी कोई दूसरी पद यात्रा करने का भी विचार है उनका कोई, जैसे उन्होंने? देखिए, पार्टी में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और बहुत सारे आइडियाज़ बहुत सारे लोगों ने इस समय दिए हैं। मुझे लगता है कि हमारी इमीडिएट चैलेंज 4 स्टेट्स हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां इस समय चुनाव आ रहा है और पार्टी को मिलकर सर जोड़कर इनकी विपक्षी एकता की और फिर संसदीय चुनाव की तैयारी करनी है। तो जो भी निर्णय होगा वो इस परिधि के अंदर लिया जाएगा और इस राजनीतिक परिदृश्य में। हाँ, मेरे आपसे 2 आखिर के सवाल हैं, वो हरियाणा से जुड़े हुए हैं। एक तो हरियाणा सरकार की अब तक की परफॉर्मेंस को आप कैसे आंकते हैं? हरियाणा में उन्होंने किया क्या है? क्या कोई यूनिवर्सिटी खोली? क्या कोई हाईवे सड़क बनाया?
क्या कोई उन्होंने कोई नया इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, क्या नौकरियां पैदा की? हर रोज नौकरियां बिकती हैं, जो मैं लगातार कहता आया हूं। और आपने देखा कि जिस प्रकार से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में करोड़ों रुपए की अटैचियां पकड़ी गई, पिछली बार भी जब लोकदल और भाजपा का शासन था तो ऐसे ही नौकरियां बिकी थी और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को सस्पेंड किया था सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने। अब फिर भाजपा और जजप्पा का शासन है और भाजपा उससे पहले 5 साल रही, तो यही हुआ। रणदीप जी, आप 3 दशक से लंबा आपका सियासत में कैरियर है, कभी कभी सीएम बनने के लिए जी करते हैं, मन मचलता है आपका? देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा आवश्यक है यशवीर भाई। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप तरक्की कैसे करेंगे? राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक बात है, पर मैं आपको इसको एक और पहलू से जोड़कर बताता हूं। अगर आपको लगता है कि आप प्रदेश की शक्ल बदल सकते हैं, मेरे लिए पद से ज़्यादा प्रदेश ज़रूरी है। नहीं तो मैं भी मेरी वकालत करता, बहुत सारे शायद पैसे भी कमाता, बहुत सारी शोहरत कमाता, कोई और काम करता, खेती आज भी करता हूँ और ज़्यादा खेती करता और पट्टे पर ज़मीन ले लेता। पर वो व्यक्तिगत तरक्की है। मेरा लक्ष्य, मेरा जीवन में केवल एक है, पूरे प्रदेश को, जैसे एक ज़माने में मैं कैथल को सवार पाया, पूरे प्रदेश को उससे भी बेहतरीन बना सके। पर महत्वाकांक्षा कांग्रेस से बड़ी नहीं, कांग्रेस महत्वाकांक्षा से बड़ी है। याद रखिए, हम संगठन से हैं, संगठन हमसे नहीं है। कई लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस उनके सहारे चलती है। कांग्रेस को ना रणदीप के सहारे की ज़रूरत, ना किसी और के। कांग्रेस कांग्रेस है और उसकी परिधि और डिसिप्लिन, अनुशासन के अंदर रहकर हमें काम करना है, और फिर कोई मौका मिले तो स्वागत है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के धुरंधर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिन्होंने सारे सवालों के बहुत खुल के जवाब दिए, बहुत बेबाकी से जवाब दिए। रणदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई साहब।